हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू योर चैनल ओम ट्यूटोरियल्स कोचिंग। आज फिर हम बात करने वाले हैं हम लोग रिवोल्यूशन अकाउंट के बारे में। देखिए, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में आप जितने भी लॉन्ग क्वेश्चंस करेंगे आपको सबसे पहले उसमें रिवोल्यूशन अकाउंट प्रिपेयर करना होता है और इसी के बाद आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी होती है। आज वीडियो में बताऊंगा आपको रिवोल्यूशन अकाउंट के बेसिक के बारे में, प्लस ऐसे 5 एडजस्टमेंट जो आपके एग्जाम में आएंगे और एक बार आपको ये एडजस्टमेंट क्लियर हो गया तो अपनी बुक का कोई भी क्वेश्चन आप आराम से सॉल्व कर पाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले देखिए कि रिवोल्यूशन अकाउंट होता क्या है और कैसे इस लेजर को आप प्रिपेयर करेंगे। देखिए, रिवोल्यूशन अकाउंट का सिंपल मीन्स क्या होता है कि जब भी कोई नया पार्टनर फॉर्म में आता है तो उसके आने के टाइम पे ओल्ड पार्टनर्स का कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, रिन्यू होता है। तो वो उस टाइम पे ये देखते हैं कि उनके जो भी एसेट्स हैं या लाइबिलिटीज हैं उसकी प्रेजेंट में वैल्यू क्या है। तो उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस जरूर होते हैं, या तो वो वैल्यूज इंक्रीज होंगी या तो वो वैल्यू डिक्रीज होगी। और उसको इंक्रीज या डिक्रीज होने से जो भी ओल्ड पार्टनर्स हैं उन्हें या तो प्रॉफिट होता है या तो लॉस होता है। मगर उसको चेक करने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए आपको एक लेजर प्रिपेयर करना होता है जिससे हम लोग बोलते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यू मीन्स होता है कि एसेट या लाइबिलिटी में जो भी चेंजेस हो रहे हैं वो आप इस लेजर में रिकॉर्ड करेंगे टू फाइंड आउट कि ओल्ड पार्टनर्स को उससे प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। रिवोल्यूशन अकाउंट देखिए एक नॉमिनल अकाउंट पे बेस्ड होता है जो आपको बताता है प्रॉफिट लॉस से रिलेटेड, और इसका रूल होता है डेबिट ऑल लॉसेज एंड एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो जब भी यहां पे लॉस होगा या एक्सपेंस होगा वो रिकॉर्ड होगा आपका डेबिट में, और जब भी देखिए इनकम होती है या कोई भी प्रॉफिट होगा तो वो रिकॉर्ड होगा आपका क्रेडिट में। अब हमें पता कैसे चलेगा कि एसेट या लाइबिलिटी से रिलेटेड कब प्रॉफिट होता है या कब लॉस होता है, कब वो एक्सपेंस के फॉर्म में होगा, कब आपके इनकम के फॉर्म में होगा। तो एक सिंपल सा फंडा रखिएगा, जब भी किसी एसेट की वैल्यू कम होती है तो पार्टनर्स को या फर्म को क्या होता है, वहां पे लॉस होगा। और जब भी किसी लाइबिलिटी की वैल्यू देखिए जब आपकी बढ़ जाएगी तो भी वो कहां रिकॉर्ड होगा, डेबिट में, क्योंकि दोनों ही केस में फर्म को और पार्टनर्स को लॉस होता है। अगर मैं इसका जस्ट रिवर्स की बात करूं, जब किसी भी एसेट की वैल्यू बढ़ जाती है तो वहां पे पार्टनर्स को क्या होगा, प्रॉफिट, और किसी भी लायबिलिटी की वैल्यू कम हो जाती है, आपको पैसे कम देने हैं, तो भी वहां पे पार्टनर्स को क्या होता है, प्रॉफिट। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि किसी भी एसेट की वैल्यू बढ़ रही है तो क्रेडिट में, कम हो रही है तो डेबिट में, लायबिलिटी बढ़ रही है तो डेबिट में और लायबिलिटीज डिक्रीज हो रही है तो क्रेडिट। इसको प्लीज अपनी कॉपीज में नोट डाउन कर लीजिए ताकि आप कोई भी रिवोल्यूशन अकाउंट प्रिपेयर करेंगे सबसे पहले आपको ये बेसिक पॉइंट आना चाहिए। अब इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि मान लीजिए जो आपके पास फोन है उसकी कॉस्ट है 5,000 रुपए और इसको आपने 2 साल पहले खरीदा था। एट प्रेजेंट में इस फोन को आप बेचने जा रहे हैं और आपने कहा चलो नया फोन खरीदते हैं, तो इस फोन की कॉस्ट जो है वो अब 3,000 हो गई है। जो शॉपकीपर है या जिस भी पर्सन को आप बेच रहे हैं वो कह रहा है भैया हम आपको सिर्फ 3,000 दे सकते हैं। तो आप देखिए 5,000 का फोन आपके पास था मगर अब आपको सिर्फ उसके बदले में 3,000 मिल रहे हैं, तो आपको यहाँ पे 2,000 रुपए क्या हो रहा है, कम मिल रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि वो एसेट की वैल्यू 2,000 रुपए से क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। और इसी चीज को आप यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। आप देखेंगे एसेट की वैल्यू कम हो रही है तो एसेट की वैल्यू कम होगी तो कहां पे रिकॉर्ड होगा, वो डेबिट में। अगर 5,000 के एसेट की वैल्यू आपकी 7,000 हो जाती, वैल्यू बढ़ जाती, क्रेडिट में। बस एक चीज रखिएगा कि रिवोल्यूशन अकाउंट में सिर्फ आपको डिफरेंस रिकॉर्ड करना होता है। आप यहां पे ये नहीं रिकॉर्ड करेंगे कि एसेट की वैल्यू पहले 5,000 की थी या अब उसकी वैल्यू 3,000 की हो गई है। आप सिर्फ यहां पे रिकॉर्ड करेंगे कि एसेट की वैल्यू कितने से कम हो गई, 2,000 रुपए से, तो वो 2,000 रुपए डेबिट में आएगा। अगर इसी एसेट की वैल्यू 2,000 रुपए से इंक्रीज हो जाती तो आप उस 2,000 को क्रेडिट में रिकॉर्ड करते हैं। मगर रिवोल्यूशन अकाउंट में आपको सिर्फ डिफरेंस रिकॉर्ड करना होता है। यहां पे कभी आप ये नहीं रिकॉर्ड करेंगे कि एसेट की वैल्यू पहले कितने की थी या अब कितने की हो गई है, क्योंकि जो भी डिफरेंस होता है वही आपका प्रॉफिट या लॉस होता है। 5,000 का एसेट था, अब वो आपका 3,000 का हो गया है, तो 3,000 तो आपको मिल रहे हैं ना, आपका लॉस तो जो इसका डिफरेंस है वही तो होगा। तो याद रखिएगा रिवोल्यूशन अकाउंट में सबसे पहले अपनी कॉपीज में लिख लीजिए एक ये बेसिक स्टेप, और दूसरा एक पॉइंट लिख लीजिए कि रिवोल्यूशन अकाउंट में हम लोग को सिर्फ डिफरेंस रिकॉर्ड करना है। पहले कितने का था, अब कितना का हो गया, उसका जो डिफरेंस होगा उस डिफरेंस को डेबिट में या क्रेडिट में आप रिकॉर्ड करेंगे। अब आपको मैं इस क्वेश्चन के थ्रू एक्सप्लेन करूंगा कि एक्चुअली में रिवोल्यूशन अकाउंट कैसे बनता है,
हर पॉइंट को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आपकी बुक्स में भी होंगे। इस क्वेश्चन को भी अपनी कॉपी में आप चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं, और जैसे आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं उसको अपनी कॉपीज में भी नोट डाउन करते चलिए। सबसे पहले इतना मिटा देता हूं मैं। मान लीजिए आपकी बुक का क्वेश्चन है, आप देखेंगे उसमें सबसे पहले आपको बैलेंस शीट दी होती है। ए और बी दो पार्टनर्स मैंने लिए हैं जिनका रेशियो 2:3 है, और फिर आप देखेंगे उस बैलेंस शीट के बाहर कुछ आपके एडजस्टमेंट्स होते हैं। अब आप इसको क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट कैसे करेंगे? सबसे पहले याद रखिएगा, आपको इस बैलेंस शीट का कोई यूज नहीं करना है। आपको सबसे पहले देखना है एडजस्टमेंट, और उस एडजस्टमेंट में भी आपके एसेट या लायबिलिटी से रिलेटेड एडजस्टमेंट होने चाहिए। कोई भी गुडविल, कोई भी कैपिटल, वो सारा ट्रीटमेंट यहां पे नहीं होता है। उसके लिए आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है। आप देखेंगे सबसे पहला यहां पे एडजस्टमेंट, ये एडजस्टमेंट बोल रहा है स्टॉक डिक्रीज्ड बाय 400। सबसे पहले तो स्टॉक देखिए क्या होता है कि आपका एसेट है, और एसेट की वैल्यू यहां पे क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है, और उसके आगे लिखा हुआ है बाय। अपनी कॉपीज में एक चीज लिख लीजिएगा, जब भी कोई भी एडजस्टमेंट के आगे बाय दिया होगा तो उसका मतलब होता है आपको डायरेक्टली डिफरेंस की वैल्यू एडजस्टमेंट में दी हुई है। जब भी आपको कोई भी एडजस्टमेंट के आगे लिखा होगा इंक्रीज बाय या डिक्रीज बाय, बाय का मतलब होता है डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब होता है कि अब आपको स्टॉक की जो वैल्यू रिवैल्यूएशन अकाउंट में रिकॉर्ड करनी है वो डायरेक्टली आप 400 रुपए रिकॉर्ड कर देंगे। जैसे अभी हम लोग ने 5000 को 3000 से कंपेयर किया, फिर जो डिफरेंस 2000 आ रहा है उसको रिकॉर्ड कर रहे थे। यहां पे ऐसा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाय का मतलब होता है कि एडजस्टमेंट साफ साफ ये बोल रहा है कि जो स्टॉक है उसकी वैल्यू आपकी 400 रुपए से कम हो गई, तो आप इस 400 रुपए को डायरेक्टली यहां पे रिकॉर्ड कर देंगे। अब ये डेबिट में आएगा या क्रेडिट में? तो आप देखेंगे स्टॉक एक एसेट है, एसेट की वैल्यू कम हो रही है, तो जब भी एसेट कम होगा वो रिकॉर्ड होगा डेबिट में। डेबिट में सबसे पहले आप लिखेंगे 2 और यहां लिख देंगे स्टॉक। कितनी वैल्यू है? ये 400 रुपए आपका यहां पे आ जाएगा। यहां कोई भी डेट या उसका कॉलम नहीं होता है, आप डायरेक्टली लिखिए डेबिट में 2 स्टॉक, और जो 400 रुपए आप यहां पे रिकॉर्ड कर देंगे। अब देखिए सेकेंड एडजस्टमेंट, मशीनरी वैल्यूड ₹12,000। आप देखेंगे यहां पे कोई बाय वाय कुछ नहीं दिया। अब देखिए यहां पे क्या लिखा है? मशीनरी। मशीनरी एक एसेट है, और एसेट की वैल्यू अब कितनी हो गई है? 12,000। आप देखिए एसेट की वैल्यू पहले यहां पे लिखी हुई है 10,000। अब यहां पे आपको कंपेयर करना होगा, और कंपेयर करने के बाद ही आपको पता चलेगा कि वैल्यू बढ़ रही है या कम हो रही है। अगर यहां पे लिखा बाय, तो उस केस में याद रखिएगा आपको ये भी मेंशन होता कि ये वैल्यू बढ़ रही है या कम हो रही है, जैसे यहां पे लिखा हुआ है। तो जब भी आपको एडजस्टमेंट में बाय के साथ वैल्यू दी होगी तो ये जरूर लिखा होगा कि एसेट है या लायबिलिटी है वो इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, तभी तो आप उसे डेबिट में या क्रेडिट में रिकॉर्ड करेंगे। अब जब यहां पे आपको डायरेक्टली वैल्यू दी है तो आप कंपेयर करिए। पहले देखिए जो बैलेंस शीट में वैल्यू होती है उसे हम लोग बोलते हैं कि इसकी स्टार्टिंग वैल्यू कितनी थी? 10,000 रुपए। एडजस्टमेंट को बोलते हैं एट प्रेजेंट की वैल्यू। तो आप देखेंगे पहले एसेट कितने का था? 10,000 का। अब उस एसेट की वैल्यू हो गई 12,000, मतलब उस एसेट की वैल्यू 2,000 रुपए से आप देखेंगे इंक्रीज हो रही है। तो एसेट बढ़ रहा है तो उसे आप रिकॉर्ड करेंगे क्रेडिट में। क्रेडिट में रिकॉर्ड करते हैं बाय, और उस एसेट का नाम लिख दीजिए मशीनरी, और जो उसका डिफरेंस 2,000 का है उसे आप क्रेडिट में रिकॉर्ड कर देंगे। तो फर्स्ट वाले में डायरेक्टली आपको डिफरेंस ही दिया था, आपने डायरेक्टली रिकॉर्ड कर दिया। और जब आपको इस तरीके से वैल्यू दी होगी, कोई भी उसके पहले बाय कुछ भी मेंशन नहीं है, तो आप कंपेयर करिए। अगर वो बढ़ रहा है तो क्रेडिट में, अगर वो डिक्रीज हो रहा है तो आप डेबिट में रिकॉर्ड कर देंगे। अब देखिए इसका थर्ड एडजस्टमेंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थर्ड एडजस्टमेंट बोल रहा है क्रिएट प्रोविजन ऑन डेटर्स एट द रेट 10% एंड डिस्काउंट एट द रेट 5%। आपको दो एडजस्टमेंट दिए, एक प्रोविजन क्रिएट करना और एक उसी पे आपको डिस्काउंट देना है। अब देखिए ये प्रोविजन ऑन डेटर्स जो आपका कैलकुलेट होगा वो इस वैल्यू पे कैलकुलेट होगा। अब आप देखेंगे कि डेटर की वैल्यू एक गिवन है 10,000, उसमें से प्रोविजन माइनस हो रहा है 800 का, और बाहर एक वैल्यू आ रही है 9200 की।
बहुत सारे बच्चों को इस एडजस्टमेंट में कंफ्यूजन होता है कि यहाँ पे जो प्रोविजन है वो पहली बात तो कैलकुलेट करेंगे किस पे, क्योंकि डेटर्स की एक वैल्यू तो 10,000 दी है, एक ये 800 का प्रोविजन दिया और एक बाहर वैल्यू दी है। तो बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है कि एडजस्टमेंट जो गिवन है उसको अप्लाई इस पे करना है, इस पे करना है या इस पे करना है। आप एक चीज रखिएगा कि जो भी ये प्रोविजन डेटर्स पे आपको कैलकुलेट करना है वो हमेशा इस वैल्यू पे कैलकुलेट होगा। जो 800 रुपए का प्रोविजन माइनस करने से पहले जो आपको 10,000 रुपए गिवन है, उस 10,000 पे आप इस एडजस्टमेंट को कैलकुलेट करेंगे। तो इसको भी कॉपीज में नोट डाउन कर लीजिएगा कि जब भी आपको प्रोविजन कैलकुलेट करना होगा वो हमेशा ओरिजिनल वैल्यू पे कैलकुलेट होगा। तो यहां पे सबसे पहले 10,000 रुपए लिखिए और इस 10,000 का कितना परसेंट है, 10% कैलकुलेट कर लीजिए। तो 10,000 का 10% आपका आ जाएगा 1,000। एक चीज रखिएगा, जो आपका डेटर्स है वो होता है एसेट और उस पर जो भी आप प्रोविजन क्रिएट करते हैं वो होती है लायबिलिटी। कुछ क्वेश्चन में यहां पे माइनस करके गिवन है, बुक में अभी आप कुछ क्वेश्चंस देखेंगे तो इस माइनस की जगह वो आपको लायबिलिटी में दिख रही होगी। यहां पे लिखा होगा प्रोविजन ऑन डेटर्स 800 रुपए। दोनों का ऐसा ट्रीटमेंट सेम है, मगर याद रखिएगा प्रोविजन एक लायबिलिटी होती। अब आप देखेंगे कि आपने पहला पॉइंट तो यहां पे कैलकुलेट कर लिया। अब ये दूसरा पॉइंट डिस्काउंट कैसे कैलकुलेट होगा, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले 10,000 रुपए जो है एक्चुअल डेटर, इसमें से 1,000 रुपए को पहले आप करेंगे माइनस। एट प्रेजेंट में आपकी जो वैल्यू 9,000 रुपए आ रही है उस पे आप कैलकुलेट करेंगे 5% डिस्काउंट। तो याद रखिएगा जो आपकी ओरिजिनल डेटर्स की वैल्यू उसमें सबसे पहले इस एडजस्टमेंट के 1,000 रुपए को आप माइनस करेंगे। जो एट प्रेजेंट में वैल्यू है उस वैल्यू पे हमेशा आप डिस्काउंट कैलकुलेट करते हैं। तो एट प्रेजेंट में वैल्यू कितने की आ रही, 9,000 की। उस 9,000 का जो 5% होगा 450 रुपए, वो चला जाएगा आपका डिस्काउंट में। अगर ये आपको 10% प्रोविजन ना दिया होता तो आप इस 10,000 रुपए पे 5% डिस्काउंट डायरेक्टली कैलकुलेट कर लेते, मगर पहले प्रोविजन का ट्रीटमेंट होगा और उसके बाद डिस्काउंट का। तो आप इस तरीके से पहले 10,000 रुपए पे 10% प्रोविजन कैलकुलेट करिए जो 1,000 रुपए आ रहा है, फिर उसके बाद जब क्वेश्चन में आपको डिस्काउंट भी पूछा जा रहा है तो 10,000 रुपए में से पहले 1,000 रुपए को माइनस करिए, जो 9,000 आएगा उसका 5% जो होगा 450 रुपए, वो कहलाएगा आपका डिस्काउंट। अब ये कैलकुलेट करने के बाद यहां पे रिकॉर्ड कैसे होगा, तो सबसे पहले ट्रीटमेंट हम लोग करेंगे प्रोविजन का। प्रोविजन एक लायबिलिटी है, आप देखेंगे पहले वो लायबिलिटी थी 800 की और अब एट प्रेजेंट में वो लायबिलिटी हो गई है 1,000 की। तो आप देखेंगे कि लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ रही है, पहले 800 रुपए और अब एडजस्टमेंट की वैल्यू जो आपने कैलकुलेट की तो प्रेजेंट में प्रोविजन की वैल्यू हो गई 1,000, मतलब 200 रुपए से आपकी ये लायबिलिटी बढ़ रही है। लायबिलिटीज बढ़ेंगी तो कहां पे रिकॉर्ड होता है, डेबिट में। तो आप यहां पे लिखेंगे डेबिट में 2 प्रोविजन ऑन डेटर्स, और आपके जो डिफरेंस आ रहा है 200 रुपए का वो आप यहां पे डेबिट में रिकॉर्ड कर देंगे। अब यहां देखिए 800 रुपए, प्रेजेंट में लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो इसलिए 200 रुपए कहां रिकॉर्ड हो रहा है, डेबिट में। अगर मान लीजिए यहां 800 है और एडजस्टमेंट जो आपने कैलकुलेट किया ये 600 रुपए आता तो लायबिलिटी कम होती, तो उस केस में कहां रिकॉर्ड हो रहा होता, क्रेडिट में। तो जब लायबिलिटी बढ़ रही है डेबिट में, अगर लायबिलिटी कम होती तो अब क्रेडिट में रिकॉर्ड करते। फिर इसका देखेंगे जो आपका डिस्काउंट है वो 450 का है। डिस्काउंट को आप यहां पे कहीं भी कंपेयर नहीं कर सकते, उसके लिए कोई ओरिजिनल वैल्यू नहीं दी है। तो जो डिस्काउंट है वो भी आप कहां रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट में 2 डिस्काउंट ऑन डेटर्स करके, और जो इसकी वैल्यू 450 आ रही है वो आपका डेबिट में रिकॉर्ड हो जाएगा। तो रखिएगा प्रोविजन तो आपको कंपेयर करना है क्योंकि यहां पे गिवन है, डिस्काउंट के लिए कोई कंपैरिजन नहीं है, वो डायरेक्टली आप डेबिट में रिकॉर्ड कर देंगे। फिर आ जाइए नेक्स्ट एडजस्टमेंट पे, क्रेडिटर्स आर टू बी पेड 1,000 मोर। आप देखिए क्रेडिटर एक लायबिलिटी है, इस एडजस्टमेंट को बिल्कुल ध्यान से पढ़िए। एडजस्टमेंट क्या बोल रहा है, क्रेडिटर्स आर टू बी पेड 1,000 मोर। इसका देखिए मतलब क्या है कि जो भी क्रेडिटर्स हैं उसे आपको 1,000 रुपए ज्यादा देना है। तो पहले क्रेडिटर्स 10,000 के थे, मैं उसे 1,000 रुपए ज्यादा दूंगा, मतलब एट प्रेजेंट में मुझे उसे
10,000 प्लस 1,000, 11,000 रुपए पे करना होगा। तो आप इस पॉइंट को जब ध्यान से देखेंगे तो ये 1,000 रुपए आपको डायरेक्टली डिफरेंस दी है, ये बता रहा है कि वो लाइबिलिटी 1,000 रुपए से क्या होगी, अब बढ़ जाएगी। तो क्रेडिटर्स पहले 10,000 का था, अब जब 1,000 रुपए उससे ज्यादा देंगे और लाइबिलिटी बढ़ जाएगी तो वो भी कहां रिकॉर्ड होगा, आपका डेबिट में। तो सिंपल एक फंडा अपनी कॉपीज में नोट डाउन कर लीजिए कि एसेट की वैल्यू कम हो रही है डेबिट में, लाइबिलिटी की वैल्यू जब भी बढ़ेगी डेबिट में, और इसी का जस्ट रिवर्स, एसेट की वैल्यू बढ़ रही है क्रेडिट में और लाइबिलिटी की वैल्यू कम हो रही है क्रेडिट में। जितने भी बुक के क्वेश्चंस करिए पहले इसको कहीं भी रफ में लिख लीजिए, तो इससे कंपेयर करने के बाद आपको ये कंफ्यूजन नहीं होगा कि मुझे उसे डेबिट में लिखना है या क्रेडिट में। तो अब आप डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे टू क्रेडिटर्स, और 1,000 रुपए से जो क्रेडिटर्स को आपको ज्यादा पे करना है वो डायरेक्टली आप डेबिट में रिकॉर्ड कर देंगे। तो आई होप आपको ये चारों एडजस्टमेंट क्लियर हो गए होंगे कि क्यों वो डेबिट में रिकॉर्ड हो रहे हैं, क्यों मशीनरी क्रेडिट में रिकॉर्ड हो रही है, प्लस उसकी वैल्यू भी कैसे हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। अब यहां पे आता है लास्ट एडजस्टमेंट जो है क्लेम ऑन वर्क्समैन कंपनसेशन फंड, जिसकी वैल्यू गिवन है 10,000। एक शेयर रखिएगा वर्क्समैन कंपनसेशन फंड, या रखिएगा आपकी थर्ड पार्टी की लाइबिलिटी नहीं होती। थर्ड पार्टी लाइबिलिटी मीन्स होता है जैसे क्रेडिटर्स, इनको आपको पैसे लौटाने ही लौटाने, आपने बैंक से लोन लिए हैं तो उसको भी आपको पूरे पैसे लौटाने होंगे। मगर वर्क्समैन कंपनसेशन फंड जो भी आपके पार्टनर्स होते हैं, जो भी फर्म होती है, वो एम्प्लॉइज के बेनिफिट के लिए बनाती है। एम्प्लॉइज का बेनिफिट मीन्स क्या होता है कि कोई भी एम्प्लॉय को कोई मेडिकल प्रॉब्लम हो गई, मशीन में काम कर रहा है तो कोई एक्सीडेंट हो गया तो हॉस्पिटल में जाके आप इलाज करा रहे हैं, तो यहां पे वो पैसे खर्च हो भी सकते हैं और वो पैसे खर्च नहीं भी हो सकते हैं, दोनों कंडीशन होगी। तो यहां पे इसके देखिए दो एडजस्टमेंट होते हैं, या तो ये जो क्लेम है वो इस फंड से ज्यादा होगा, या तो ये क्लेम है वो फंड से कम होगा। ये इस तरीके से नहीं है जैसे अभी आपको मैंने क्रेडिटर्स का बताया था या स्टॉक का बताया था, डायरेक्टली आपने कंपेयर किया और यहां पे लिख दिया। आपको पहले इस एडजस्टमेंट को अच्छे से समझना पड़ेगा। इसमें देखिए दो केस होते हैं, एक होता है केस 1 और एक होता है केस 2। केस 1 देखिए क्या होता है कि आपका फंड कितने का है, 7,000 का, और आप देखिए क्लेम ऑन वर्क्समैन कंपनसेशन फंड कितना हो रहा है, 10,000 रुपए। तो आप देखेंगे फंड पहले था 7,000 का, अब उस पर जो क्लेम हो रहा है वो ज्यादा हो रहा है, तो यहां पे फर्म के पास से क्या होगा, 3,000 रुपए ज्यादा जाएगा कि जो भी मेडिकल प्रॉब्लम हो रही है या जो भी एक्सपेंस हो रहे हैं उसके लिए फंड तो 7,000 का है मगर एक्चुअली में खर्चा उससे ज्यादा हो रहा है। तो यहां पे पार्टनर्स को 3,000 रुपए और देने होंगे, तो ये 3,000 रुपए क्या हो रहा है, एक एक्सपेंस है, खर्चा हो रहा है। तो इसीलिए ये एक्सपेंस कहां पे रिकॉर्ड होगा, आपका डेबिट में। क्यों हो रहा है, क्योंकि क्लेम ज्यादा है, क्लेम ज्यादा होगा, आपको अपने पास से और पैसे देने पड़ेंगे, तो ये 3,000 रुपए आपके लिए क्या होगा, एक एक्सपेंस होगा। इसे आप रिकॉर्ड करेंगे डेबिट में, टू वर्क्समैन कंपनसेशन फंड 3,000। ये भी आप समझ सकते हैं सिंपली कि लाइबिलिटी की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है। पहले वो लाइबिलिटी 7,000 की थी, अब वो लाइबिलिटी आपकी 10,000 की हो गई है, तो 3,000 से लाइबिलिटी बढ़ रही है, तो वो 3,000 कहां पे रिकॉर्ड होगा, आपका डेबिट। दूसरा एक केस होता है कि आपका जो क्लेम है उसकी वैल्यू आपको गिवन हो 5,000, जैसे यहां पे 10,000 गिवन है, उसकी जगह अगर आपको वैल्यू दी होती 5,000, तो उसका मतलब क्या होता कि पहले वो फंड है आपका 7,000 का, मगर इस फंड में से जो पैसे खर्च हो रहे हैं वो सिर्फ 5,000 है, तो आप देखेंगे 2,000 अभी भी आपके पास बचा हुआ है, तो उस केस में उसे आप रिवैल्यूएशन अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। फंड का एक पर्पस याद रखिएगा कि फंड क्या करती है, पार्टनर्स अपने पास रखते हैं, उसे एम्प्लॉइज के बेनिफिट के लिए या फर्म के बेनिफिट के लिए बनाया जाता है। अगर उस फंड से ज्यादा पैसे की डिमांड हो रही है, ज्यादा पैसे खर्च हो रहे हैं, तो वो आपके ऊपर क्या होगा, एक एक्सपेंस होगा, बर्डन होगा। तो आपके जैसे फर्स्ट केस में देखेंगे 3,000 रुपए से लाइबिलिटी बढ़ रही है, तो आपने उसे डेबिट में रिकॉर्ड कर दिया। मगर केस 2 ये बोल रहा है कि पहले लाइबिलिटी 7,000 की थी, अब वो लाइबिलिटी आपकी 5,000 की हो गई, तो आप तो कहेंगे भैया लाइबिलिटी कम हो गई, तो वो क्रेडिट में रिकॉर्ड होना चाहिए। मगर वर्क्समैन कंपनसेशन फंड के केस में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ये आपकी थर्ड पार्टी लाइबिलिटी नहीं है, ये एक फंड है। फंड के केस में क्या होता है कि जब लाइबिलिटी बढ़ेगी तब तो वो रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में आएगा, और जब वो लाइबिलिटी कम होगी
तो उसे डायरेक्टली आप रिकॉर्ड कर देंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, क्योंकि फंड था 7,000 का, उसमें से 5,000 क्या हो रहा है, यूटिलाइज हो रहा है, बाकी 2,000 आपका कोई एसेट लायबिलिटी कम ज्यादा नहीं हो रही है, वो डायरेक्टली पार्टनर्स ने बनाया था, अब वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो अपनी कॉपीज में सिर्फ इतना लिख लीजिए कि जब भी फंड से ज्यादा क्लेम होगा तो डिफरेंस आपका रिवॉल्यूशन अकाउंट के डेबिट में रिकॉर्ड होगा, और जब आपके फंड से क्लेम कम होगा 5,000 रुपए तो वो रिवॉल्यूशन अकाउंट में नहीं आएगा, वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे रिकॉर्ड होगा। और वो जब आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बताऊंगा तो वहां पे आपको समझाऊंगा कि इसका 2,000 का ट्रीटमेंट कैसे वहां पे करेंगे। आई होप आपको ये 5 एडजस्टमेंट समझ में आ गए होंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट मैं आपको बता रहा हूं, अपनी बुक के आप कोई भी क्वेश्चन करेंगे इसमें ये 5 एडजस्टमेंट आपको जरूर मिलेंगे, और इन 5 एडजस्टमेंट को समझने के बाद और भी जो उसमें क्वेश्चन में एडजस्टमेंट्स होंगे वो भी आप काफी हद तक इजीली फॉर्म में कर पाएंगे। तो पहले आपको दिक्कत हो रही थी जो डाउट्स थे, इससे काफी हद तक आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि बाय का मतलब क्या होता है, कब किसी भी वैल्यू को डेबिट में रिकॉर्ड करते हैं, कब उस वैल्यू को क्रेडिट में रिकॉर्ड करते हैं। अब इसके बाद इसको हम लोग क्या करते हैं, पूरा खत्म कर लेते हैं। लास्ट में आप क्या करेंगे, दोनों साइड की अलग अलग आप टोटलिंग करिए कि अब इस लेजर को मुझे क्या करना है, क्लोज करना है। तो आप देखेंगे डेबिट में वैल्यू कितनी आ रही है, 400 रुपए, 200 रुपए, तो 400 200 होता है 600, उसमें 400 ऐड कर दीजिए, ये हो जाएगा 1000, ये हो जाएगा आपका 2000 और ये हो जाएगा 5000 प्लस 50, तो ये आपका हो जाएगा 5050। क्रेडिट में देखेंगे सिर्फ 2000 रुपए। तो देखिए टोटलिंग का पर्पस क्या होता है कि जिस साइड की टोटलिंग ज्यादा होती है उससे आप दोनों साइड रिकॉर्ड कर देंगे। तो डेबिट में तो 5050 आएगा और राइट साइड की भी टोटलिंग कितनी हो जाएगी आपकी 5050। अब आप क्या करेंगे कि यहां एक्चुअली में तो 2,000 आ रहा है ना, तो अब इसको 5050 करने के लिए कुछ तो आप इसमें ऐड करेंगे तभी तो इतनी वैल्यू आएगी। तो आप क्या करेंगे, इन दोनों का जो डिफरेंस है, जैसे हम लोग लेजर्स में कैरिड डाउन कहते थे, यहां पे आप क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस निकालिए, ये आ जाएगा 3050 और इसके सामने एक टर्म लिख देंगे बाय लॉस ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल। और यहां पे मैंने ए और बी दो पार्टनर्स लिया है तो आप ए और बी कर सकते हैं। तो मतलब जब क्रेडिट में आपका बैलेंस कम आ रहा है तो वहां पे हम लोग रिकॉर्ड करते हैं बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल। और याद रखिएगा जब आपका डेबिट में बैलेंस कम आएगा तो यहां पे आप लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स और ए और बी उसके नीचे लिख देंगे। अब आप देखेंगे जो आपका ये 3050 है वो क्या होगा, आपका पार्टनर्स में बढ़ जाएगा इस रेशियो में 2:3। कैसे बांटेंगे, तो यहां कहीं भी लिख दीजिए 3050, इसे मुझे बांटना है 2:3 में। तो पहले लिखिए 3050, एक बार इसे मल्टीप्लाई करिए 2 से और डिवाइड आप कर देंगे इन दोनों के टोटल से। फिर एक बार लिखेंगे 3050, मल्टीप्लाई करेंगे 3 से और डिवाइड कर देंगे इसके टोटल से। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, यह आपका आ जाएगा 610, इसको मल्टीप्लाई करिए 2 से तो ये 1220। फिर इसको आप करिए तो यह आपका हो जाएगा 610, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो यह आपका हो जाएगा 1830। तो इस तरीके से आप देखेंगे दोनों पार्टनर्स में वैल्यू क्या हो गई आपकी, डिस्ट्रीब्यूट हो गई। इस तरीके से पूरा रिवॉल्यूशन अकाउंट आपका प्रिपेयर होता है। और एक बार रिवॉल्यूशन अकाउंट आपका सही हो गया तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपका 110% सही होगा, क्योंकि मेन कंफ्यूजन होता है सिर्फ रिवॉल्यूशन अकाउंट में। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के फॉर्मेट के बारे में और उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बताऊंगा। तब तक इसको फिर से वीडियो को देखिए, अपनी कॉपी में इस पूरे को प्रिपेयर करिए, स्टेप बाय स्टेप जो मैंने चीजें बताई हैं, और उसके बाद अपनी बुक के आप क्वेश्चंस करिए। अब आप देखेंगे जो पहले आपको डाउट थे या क्वेश्चन आपका नहीं सॉल्व होता था, रिवॉल्यूशन अकाउंट आपका बनता नहीं था, वो आपका आराम से बनना स्टार्ट हो जाएगा।